अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। जैसे कि आपको मालूम है कि आज मैंने फर्स्ट ईयर का भी नया चैप्टर शुरू किया है बायोलॉजी में। एंजाइम पर मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और सेकेंड ईयर का चौथा चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 17 चैप्टर लाइफ प्रोसेस के जो चैप्टर है 7, उसमें रिस्पायरेशन, होमोस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, और ये चौथा चैप्टर अभी शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में तकरीबन ऑलमोस्ट 8 टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, कौन कौन से स्टेप नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। और इसके बाद दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा है नर्व इम्पल्स, चौथा है साइनापेस, पांचवा है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, छठा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर, सातवां है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, और आठवां टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये आठ टॉपिक है। पहले चैप्टर में 7 टॉपिक थे, दूसरे चैप्टर में 11 टॉपिक थे, तीसरे चैप्टर में सपोर्ट इन मूवमेंट में 4 टॉपिक थे, इस चैप्टर में 8 टॉपिक है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये मेथड इसी तरह अच्छा लगा होगा। तो जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले क्या चीज है, एक बात याद रखें कि इस पूरी चैप्टर को सीखने के लिए आपने कुछ चीजें अपने जहन में रखनी है, तब जाकर आप मेरी टोन को, मेरी बात को समझ पाएंगे। तो आज का टॉपिक इस हवाले से बहुत ही, एक ही टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए टर्मिनोलॉजी आपके देखो। ये एक ह्यूमन बॉडी है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक ह्यूमन बॉडी है। ये ह्यूमन बॉडी, इस बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे सेल है, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर इस बॉडी में जब भी कोई मैसेज आता है, कोई स्टिमुलस का रिस्पांस, स्टिमुलस का मैसेज आता है, तो इस बॉडी के एक से ज्यादा पार्ट उसकी स्टिमुलस के लिए रिस्पांस देंगे। अगर ये रिस्पांस प्रॉपर दे तो फिर यानी ऑर्गन और सिस्टम दोनों मिलकर रिस्पांस दे दे, और ऐसा रिस्पांस दे दे कि वो टू परफॉर्म देयर फंक्शनल प्रॉपरली, तो फिर हम उस कोऑर्डिनेशन को कहते हैं कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। यकीनन आप समझे होंगे। यानी ऐसा कोऑर्डिनेशन जो नर्व के जरिए कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो फिर हम, यानी अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन एंड सिस्टम। इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी पार्ट है। अब इसका जो मुकम्मल सिस्टम है बिटवीन ऑर्गन एंड सिस्टम टू परफॉर्म प्रॉपर, टू परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली, इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। याद रहे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के बगैर बॉडी कभी भी प्रॉपर तरीके से मैनेज आप उसको नहीं कर सकते। ये बात भी आप जहन में बिठाएं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन बॉडी के लिए प्रॉपर रिस्पांस के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये जिस सिस्टम के जरिए नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो फिर हम उस सिस्टम को कहते हैं कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। इसका इस तरह भी कि इट इज द कोऑर्डिनेशन इन विच न्यूरॉन आर लिंक्ड टुगेदर डायरेक्टली टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों आते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं।
टू फॉर्म ए नेटवर्क दैट कनेक्ट रिसेप्टर एंड इफेक्टर, कि वो एक ऐसे नेटवर्क को बनाए जो कि इफेक्टर और रिसेप्टर को कनेक्ट करे। तो फिर हम इसको यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले एक खास किस्म का सेल होगा जिसको हम न्यूरॉन कहेगा। ये न्यूरॉन सबसे पहले एक स्टिमुलाई को रिसीव करेगी। ये स्टिमुलाई क्या है? एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल of the body या of the environment is called stimuli, stimulus। तो भाई स्टिमुलस इसका प्लूरल है और स्टिमुलाई इसका सिंगुलर है। तो जी एंड रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम रिसेप्टर। अब रिसेप्टर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कहते हैं। वो पार्ट्स जो स्टिमुलाई को स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। मिसाल के तौर पर आपके सेंसेस ऑर्गन, आपके आईज, आपके नोज, आपके टंग, आपका स्किन, आपका हेयर, ये सेंसेस ऑर्गन है। अगर ये पार्ट किसी स्टिमुलाई को रिसीव करे तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर। ठीक है ना। अब इसी तरह ये स्टिमुलाई जब रिसीव कर लेते हैं रिसेप्टर, तो फिर ये आगे की तरफ प्रोसेस के लिए कोऑर्डिनेटर की तरफ भेजा जाता है। कोऑर्डिनेटर क्या चीज है? आपका जो सेंट्रल सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटर है। फिर जब वो अपने प्रोसेस और एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर इसके बाद कोऑर्डिनेटर इफेक्टर की तरफ, जो कि या मसल है या ग्लैंड है, अगर मसल की तरफ प्रोसेस होगा तो फिर वो कंट्रक्शन करेंगे, अगर ग्लैंड की तरफ तो वो फिर सिक्रीशन करेंगे। इसी तरह ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का रिस्पांस पूरा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका पहला स्टेप क्या है? स्टिमुलाई, एनी चेंज इन द बॉडी ऑफ, ख्वाह वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज विच अकर इन द बॉडी, किसी भी वजह से। मिसाल के तौर पर आपके ब्लड के अंदर पानी कम हो जाए तो ये भी एक स्टिमुलस है। मिसाल के तौर पर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाए तो ये भी एक स्टिमुलस है। मिसाल के तौर पर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये भी स्टिमुलस है। मिसाल के तौर पर आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ये भी स्टिमुलस है। आपका शुगर लेवल कम हो जाए ये भी स्टिमुलस है। हाई हो जाए ये भी स्टिमुलस है, वगैरह वगैरह जितनी भी चेंजेस आपके बॉडी के अंदर, ये स्टिमुलस है। अब ये स्टिमुलस बॉडी का जो पार्ट रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। अब रिसेप्टर की मुख्तलिफ किस्में हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस नेचर, रिसेप्टर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स। यानी जब हम स्टिमुलस की बेसिस पर, नेचर पर हम रिसेप्टर को क्लासिफाई करते हैं। एक है फोटो रिसेप्टर, दूसरा है केमो रिसेप्टर, तीसरा है मैकेनो रिसेप्टर, चौथा है थर्मो रिसेप्टर, पांचवा है नॉइस रिसेप्टर वगैरह, परसेप्टिव रिसेप्टर। ये सारी किस्म क्या है हमारे साथ, क्या है? ये रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर उस रिसेप्टर को कहते हैं, द रिसेप्टर विच डिटेक्ट लाइट, तो हम उसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर। ये आपका क्या है? ये आइस है। ठीक है। केमो रिसेप्टर उस रिसेप्टर को कहते हैं, आप ये बात याद रखिए कि लाइट के ओवर आई कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिटवीन शॉर्ट वेवलेंथ एंड लॉन्ग वेवलेंथ। न तो हमारे आइस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन न इंफ्रारेड रेडिएशन को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। केमो रिसेप्टर वो दोज रिसेप्टर विच कैन डिटेक्ट केमिकल स्टिमुलाई, तो हम उसको क्या कहते हैं? केमिकल स्टिमुलस। अब ये रिसेप्टर विच डिटेक्ट ये स्मेल फाउंड इनसाइड द नेजल कैविटी, द रिसेप्टर विच डिटेक्ट टेस्ट फाउंड इनसाइड द टंग बेड्स, osmoreceptor detect change in osmotic pressure of blood found in hypothalamus। यदि वो स्मेल का जो रिसेप्टर है वो क्या करते हैं? वो नेजल कैविटी में है, जबकि टेस्ट का जो रिसेप्टर है वो टंग के इनसाइड है। जबकि ऑस्मोटिक रिसेप्टर यानी प्रेशर का जो रिसेप्टर है वो क्या है? डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड फाउंड इन हाइपोथैलेमस। इसी तरह मैकेनो रिसेप्टर, those receptor which can detect the stimuli of touch, pressure, hearing and equilibrium called mechanoreceptor। ये रिसेप्टर, टच का जो रिसेप्टर है, ऐसे मेजनसर
कार्पासेल कहते हैं, ये मेसेंजर कार्पासेल्स ये स्किन में मौजूद होते हैं। जबकि रिसेप्टर ऑफ प्रेशर जिसको बेओ रिसेप्टर कहते हैं ये ब्लड वेसल में मौजूद होते हैं। जबकि रिसेप्टर ऑफ डीप प्रेशर या स्ट्रेच जिसको पेसिनियन कहते हैं, पेसिनियन कार्पासेल ये स्किन में मौजूद होते हैं। इसी तरह थर्मोरिसेप्टर वो दोज रिसेप्टर विच कैन डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज यानी हीट ऑफ द बॉडी, कूलनेस एंड वार्म ऑफ द बॉडी, उसको हम कहते हैं थर्मोरिसेप्टर। ये टेम्परेचर thermoreceptor are mostly found in skin, especially in the upper portion of arm। यहाँ पर अक्सर हम ये इलाका ये एरिया हम टेम्परेचर की मान नाइस receptor those are actually undifferentiated and naked narrow ending which produce the sensation of pain, यानी जो which detect pain, ये इस रिसेप्टर को पेन रिसेप्टर आर फाउंड इन स्किन, joint, bone, body organ। Pain receptor are the most numerous type of receptor of the skin। तकरीबन 200 पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे साथ है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि जब इनमें से कोई भी रिसेप्टर इसको रिसीव करके आगे की तरफ जब कोऑर्डिनेटर की तरफ ले जाने जाएगा, कोऑर्डिनेटर कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ये कोऑर्डिनेटर इस पर क्या करेगा? एनालिसिस करेगा, एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन करेगा। ये एनालिसिस द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम व्हिच रिसेप्टर आर रिसीव्ड बाय कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर एनालिसिस के बाद क्या करेगा? ये इसको हम फिर रिस्पांस के लिए एक इफेक्टर की तरफ भेजे जाते हैं। और जब इफेक्टर वो आर्गन है, those organ are structure which give response when stimulated by nerve impulse। जब नर्व इम्पल्स के जरिए ये स्टिमुलेट हो जाए तो फिर ये रिस्पांस देता है, इसको हम इफेक्टर कहते हैं। हमारी बॉडी में या तो मसल इफेक्टर है या ग्लैंड। अगर मसल ने रिस्पांस देना है तो वो कंट्रैक्ट करेगा, अगर ग्लैंड ने रिस्पांस देना है तो वो क्या करेगा? सिक्रीशन करेगा। ये बात याद रखें कि पहला टॉपिक जो हमारे साथ है कि स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में 4 स्टेप है। एक स्टेप है स्टिमुलस यानी चेंज को डिटेक्ट करना, दूसरा रिसेप्टर किसी चेंज को रिसीव करना, आपके कोई भी बॉडी पार्ट किसी चेंज को रिसीव करे तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। तीसरा पार्ट ये भाई प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यही रिसेप्टर इसी मैसेज को, इसी इंफॉर्मेशन को जब कोऑर्डिनेटर की तरफ भेजा जाता है तो फिर हम कहते हैं अब आफ्टर कोऑर्डिनेटर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर इसको इफेक्टर की यहाँ फॉर फाइनल रिस्पांस के लिए भेजे जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी किसी भी कोऑर्डिनेशन में हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब आखिर में मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का फिर कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इज द रिलेशनशिप between the body organ and system with one another to perform their function properly। This is called nervous coordination। तो ये सारी चीजें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पर हम न्यूरॉन पर बात करेंगे कि भाई वो क्या है, जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये बात याद रखें कि नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो वे है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इसको भेजा जाता है। अब यहां पर मैं आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का थोड़ा बहुत डिफरेंट को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये बात याद रखिए कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? वो इलेक्ट्रिकल है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? वो हार्मोनल है। जबकि स्टूडेंट बाज़ औकात फिर कंफ्यूज हो जाते, इसी वजह से आखिर में मैं फिर रिसेप्टर क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर यानी सेंसेस ऑर्गन, आपके आईज, आपके एयर, आपके नोज, आपके टंग और आपके स्किन, ये रिसेप्टर है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मेनी बॉडी पार्ट
जैसे लीवर है, किडनी है, ये क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इफेक्टर, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर मसल एंड ग्लैंड है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मिनी बॉडी पार्ट, एग्जाम्पल किडनी, लीवर, स्टमक वगैरह वगैरह। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में नेचर ऑफ मैसेज क्या है, वो नर्व इम्पल्स है। क्या है, नर्व इम्पल्स। इंशाल्लाह इस पर फिर मैं आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूंगा। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में नेचर ऑफ मैसेज क्या है, वो केमिकल है। कैरियर ऑफ मैसेज, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कैरियर ऑफ मैसेज क्या है, न्यूरॉन है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में कैरियर ऑफ मैसेज क्या है, वो ब्लड है। अब नेचर ऑफ रिस्पांस, केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन में नेचर ऑफ रिस्पांस क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल या सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में नेचर ऑफ रिस्पांस क्या है, वेरियस टाइप, एग्जांपल ग्रोथ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी। तो आखिर में मैं आपको अलग तौर पर केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन का मूड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल। रिसेप्टर इसकी क्या है, सेंसेस ऑर्गन। कोऑर्डिनेटर इसका क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इफेक्टर इसकी क्या है, मसल एंड ग्लैंड। नेचर ऑफ मैसेज क्या है, नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल। जबकि कैरियर ऑफ मैसेज क्या है, न्यूरॉन। और नेचर ऑफ रिस्पांस क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल या सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड। तो ये सब कुछ थे। इंशाल्लाह आगे जो 8 टॉपिक है नेक्स्ट पर हाजिर हूँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनसे मुस्तफ़ीद हो जाए। अगर आपका कोई भी फिर भी नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोई मसला है तो प्रॉपरली कमेंट्स करें, इंशाल्लाह प्रॉपर रिस्पांस मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।